दोस्तों नमस्कार। 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय एक भूगोल एक विषय के रूप में। दोस्तों अभी तक हमने भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है और अब हम भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। इसमें हम जानेंगे भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं और भौतिक भूगोल और इसका महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में। दोस्तों इस अध्याय में हम पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानेंगे और हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे स्थान से अनेक रूप में प्रभावित होता है, हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर होते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं और खाद्य पदार्थों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकी का विकास किया और प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया और हमने अपने भोजन की आदतों और वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुकूल समायोजित किया। दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन के आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन और उसका परिष्करण, ये सब सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। और भूगोल के एक छात्र के रूप में हमें धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक यानी जिज्ञासु होना चाहिए। और विविध प्रकार की भूमि के लोगों से आप परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में हमारी रुचि है। और भूगोल जानते हैं कि ये आपको विविधता समझने, समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। और भूगोल में दोस्तों आप मानचित्र में ग्लोब समझते हैं, धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता जानते हैं और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक और भौगोलिक सूचना तंत्र जैसे कि जीआईएस, जिसको कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, और मानचित्र कला यानी कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में जो प्राप्त ज्ञान और कुशलता है, ये राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस भी करती है। दोस्तों भूगोल पढ़ने से पहले एक प्रश्न और है कि भूगोल क्या है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है और यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो हमारी पृथ्वी की सतह है वो एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में बदलाव या विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं। यहाँ पर पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, मैदान हैं, पठार हैं, समुद्र हैं, झील, रेगिस्तान, वन भी हैं, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। तो पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा जो विकास किए गए ग्राम, नगर, सड़क, रेल, पत्तन, बाजार और मानव के द्वारा निर्मित अन्य कई तत्वों के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। दोस्तों इस भिन्नता में भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों को समझने का संकेत है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा कर तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। और पूछे गए प्रश्न हम ये जानेंगे कि भूगोल क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज जियोग्राफी या भूगोल किसे कहते हैं। तो बहुत सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भूगोल जो है ये पृथ्वी का वर्णन है। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग देखिए इरेटोस्थनीज इरेटोस्थनीज नामक एक ग्रीक विद्वान जिनका कि समयकाल 276 से 194 ईसा पूर्व है, इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों इरेटोस्थनीज ने किया था, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे। और भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो और ग्रैफोस से मिला है। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्रैफोस का मतलब वर्णन होता है। दोनों एक साथ रखने पर इसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। तो सामान्य रूप में ज्योग्राफी का अर्थ जो है वो है पृथ्वी का वर्णन।
और पृथ्वी को हमेशा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। और इस दृष्टि से विद्वान जो हैं भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन कहते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जो यथार्थता है वो बहुआयामी होती है, पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान और अन्य सह विज्ञान जो हैं, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान, ये भी धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु और विधि तंत्र में अलग होता है, लेकिन साथ ही अन्य विज्ञानों से इसका निकट का संबंध होता है। हमें दोस्तों पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में अनेक प्रकार की भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता पाई जाती है, कई तत्वों में असमानता पाई जाती है। इसलिए भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। और इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। जैसे फसल का स्वरूप एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश से भिन्न होता है, लेकिन ये भिन्नता क्यों होती है? तो ये भिन्नता मिट्टी, जलवायु, बाजार की मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। तो इस प्रकार भूगोल की जो दिलचस्पी होती है किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्यकरण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेत्ता जो होता है या भूगोल का जानकार व्यक्ति वो तथ्यों की व्याख्या कार्यकरण संबंध के ढांचे में करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, बल्कि तथ्य के पूर्वानुमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य भौतिक नहीं, बल्कि ये डायनेमिक यानी गत्यात्मक होते हैं। ये हमेशा परिवर्तनशील पृथ्वी और अथक और निरंतर सक्रिय मानव के बीच प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में बदलते रहते हैं। यानी भूगोल के जो संबंध हैं वो प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से हमेशा परिवर्तित होता है। भूगोल दोस्तों इस प्रकार प्रकृति और मानव के समग्र इकाई के रूप में उनके अंतः प्रक्रिया और अंतः संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है, प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है और प्रकृति की छाप जो है वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखा जा सकता है। और मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन और अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समाज में आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है और तकनीकी विकास, तकनीकी खोज और प्रयोग के द्वारा जो है प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित करके प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में बढ़ोतरी कर लिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है और टेक्नोलॉजी ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है। अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। दोस्तों, भौतिक वातावरण और मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़, भूभाग और मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी और बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है और तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने स्वतंत्र अपनी छाप छोड़ी और प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन भी किया है। दोस्तों, इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति और प्रकृति प्रभावित मानव दिखाई देते हैं और भूगोल इसी अंतः प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। आइए देखते हैं, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। वो प्रश्न कौन कौन से हैं? तो पहला है कि कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं कि फला चीज क्या है। और कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित हैं, जो कहाँ से संबंध होते हैं, मतलब फला चीज कहाँ पाई जाती है। और सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण स्थिति को ध्यान में रखा गया है। लेकिन तीसरा प्रश्न व्याख्या और तत्वों और तथ्यों के मध्य
कार्यकरण संबंध से जुड़ा हुआ है और इसमें ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है। तो एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है जो स्थानिक विशेषताओं और गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति और केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है और इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। ये मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य गत्यात्मक, अंतर प्रक्रियात्मक और उपजे तथ्यों के बीच अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। आइए जानते हैं भूगोल क्यों एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट या इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। दोस्तों, भूगोल जो है एक संश्लेषणात्मक या सिंथेसिस विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की जो प्रकृति होती है भूगोल के, वो समग्रात्मक यानी होलिस्टिक होती है और इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम या ग्लोबल विलेज का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के साधनों का बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हुई हैं। तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है और दोस्तों, भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से बहुत अधिक गहरा संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना और भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य और आसान बनाता है। दोस्तों, देखिए, भूगोल जिन विषयों से या जिन सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है हम उसको समझेंगे। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित और विश्लेषित कर सके। ये संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से समझा जा सकता है। जैसे भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। जो स्थानिक दूरी है विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना है और परंपरागत युद्ध में देखा जाए तो बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। तो ये सारी चीज़ें यानी भूगोल को प्रभावित करती हैं। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, लेकिन उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं और आने वाले लोगों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। समुद्री किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं और नौ संचालन यानी नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण की सहायता दी और ये सारी चीज़ें दोस्तों भूगोल की समझ से ही विकसित हुई। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ बदलता रहता है और समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय और सांस्कृतिक विकास एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, जैसे जो है स्थान ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में ये कहा जा सकता है कि स्थान ब से 2 घंटा है और यदि हवाई जहाज़ से यात्रा की जाए, या 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए। इसी कारण समय जो है भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग बन जाता है। तो काल, समय और दूरी, तो इसके अलावा दोस्तों समय भी जो है एक आयाम हो जाता है अध्ययन के लिए। आइए जानते हैं भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान दोनों में क्या संबंध है। दोस्तों, भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं हम आगे अभी देखेंगे और ये जो हैं परंपरागत भौतिक भूगोल पृथ्वी का, मौसम विज्ञान का, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान से संबंधित है। तो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है क्योंकि अपनी ये सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत यानी नीचे में निवास करता है। इसके अलावा दोस्तों भूगोलवेत्ता को गणित और कला, विशेषकर मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए और भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा है। अक्षांश, देशांतर का विवरण, पृथ्वी का आकार, भू आभ
ज्वाइड है, लेकिन भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है जो द्विआयामी प्रदर्शन होता है। भू आपको दो आयामी रूप में परिवर्तित करने का साधन लेखा चित्र या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी विज्ञान, भू आंतरिक संरचना, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ साथ गणित और कला का भी ज्ञान भूगोल के ज्ञान के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं भूगोल और अन्य सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भूगोल और अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध। तो मोटे तौर पर यहाँ पे देखिए दोस्तों, भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भूगोल के क्षेत्र में सबसे पहले हम आइए देखते हैं, भूगोल से ही संबंध करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान है, मानव भूगोल, इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये मानव शास्त्र का अध्ययन, भौगोलिक चिंतन, इसमें दर्शन शास्त्र, सामाजिक भूगोल यानी समाज शास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास, राजनीतिक भूगोल, राजनीति शास्त्र, जनसंख्या भूगोल, जनांकिकी, आर्थिक भूगोल, अर्थशास्त्र, आर्थिक सांख्यिकी, भूगोल में परिमाणात्मक प्रविधि, गणित और खगोल की, गणित और खगोलीय भूगोल, भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान जो है मृदा भूगोल, और वनस्पति विज्ञान, पादप भूगोल, प्राणी विज्ञान, प्राणी भूगोल। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भूगोल के जो क्षेत्र हैं बहुत ही विस्तृत हैं। तो आप इस प्रकार इसको जान सकते हैं दोस्तों कि भूगोल का दायरा या भूगोल के अध्ययन का विषय जो है वो कितना जो है बहुआयामी है और एक दूसरे से कैसे ये घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं, और ये अध्ययन के विधि तंत्र और उपादानों का अनुसरण करता है जो इसे अन्य विषयों से अलग करता है। और इसके अलावा सभी अन्य विषयों का संबंध अपना निजी विषय क्षेत्र होता है, लेकिन भूगोल जो है व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता। जैसे शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन द्वारा पृथक पहचान होती है, लेकिन रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता। इसी तरह भूगोलवेत्ता जो है सहयोगी विषयों से सूचना प्राप्त करता है, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, और उनका संश्लेषण करता है। मानचित्र भूगोलवेत्ताओं को बहुत प्रभावशाली उपकरण उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप और जो है सारणीबद्ध आंकड़े से दृश्य प्रतिरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों अन्य विज्ञानों से संबंध के बाद आइए जानते हैं कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। दोस्तों भूगोल अध्ययन का एक इंटरडिसिप्लिनरी विषय है, यानी ये जो है भूगोल कोई अलग से नहीं बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से जोड़कर ही इसको समझा जा सकता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भूगोल के अध्ययन के दो उपागम हैं, एक विषय वस्तुगत यानी क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया था, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोस्तों विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, उसके बाद क्षेत्रीय स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सबसे पहले दुनिया भर में या वैश्विक स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा, फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण किया जाएगा, जैसे विषुवत रेखी सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोड़धार वन और मानसूनी वन इत्यादि, और उनका विवेचन और सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, और ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। दोस्तों द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है और इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद यानी दुविधा जो है ये अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, लेकिन बाद में ये स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का
समाकलित भाग है और वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान किया है और इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। अब आइए जानते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं हम विषय वस्तुगत और या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर जानेंगे। सबसे पहले भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान शामिल है, जिसमें भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास और उनके संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल का दूसरा जो क्षेत्र है वो जलवायु विज्ञान है। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम और जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार और जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, तीसरा है जो है जल विज्ञान। इसमें धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील और अन्य जलाशय शामिल हैं, और उनके साथ मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्यों के प्रभाव का अध्ययन जल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ भूगोल की प्रमुख शाखाएं आप क्रमबद्ध उपागम के आधार पर देख सकते हैं। देखिए, भौतिक भूगोल, सिद्धांत दर्शन शास्त्र, विधि और तकनीक और मानव भूगोल। तो यहाँ पर भौतिक भूगोल के अंतर्गत देखिए भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान आते हैं। और इसी तरह देखिए, इसी में दोस्तों भौतिक भूगोल के अंतर्गत अंतरा पृष्ठ जीव भूगोल है, जिसके अंतर्गत पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल आते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो सिद्धांत दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की विधि और तकनीक में मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण तकनीक, भू संरचना, इसमें GIS, GPS और LIS का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक मानव, जनसंख्या और बस्ती, आर्थिक, इसके अलावा ऐतिहासिक, राजनीतिक मानव का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या और बस्ती के अंतर्गत ग्रामीण और नगरी का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवसंरचना और सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मानव भूगोल के अंतर्गत क्या शामिल है? दूसरी शाखा मानव भूगोल की है। तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज और इसके स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता और समाज के योगदान से सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में दूसरा पार्ट है जनसंख्या और अधिवास भूगोल। ये ग्रामीण नगरीय जनसंख्या और उनके रहन सहन के पैटर्न का अध्ययन करता है। तीसरा आर्थिक भूगोल है, ये मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक भूगोल जो है, इसके अंतर्गत उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो क्षेत्र को संगठित करती है और प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत दोस्तों क्षेत्र की राजनीतिक घटनाएं और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, चुनाव परिदृश्य का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जीव भूगोल भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के इंटरफेस के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। जीव भूगोल के अंतर्गत देखिए जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण भूगोल का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की प्रमुख शाखाएं। तो ये 4 शाखाएं हैं। बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन और शहर और नगर नियोजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। 2 ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ और सर्वनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आप प्रादेशिक उपागम के आधार पर जो भूगोल की शाखाएं हैं उनको आप देख सकते हैं। देखिए, भूगोल की जो प्रादेशिक उपागम के आधार पर 4 शाखाएं हैं: प्रादेशिक अध्ययन और प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक योजना के अंतर्गत देश में ग्रामीण योजना और शहरी योजनाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम जब अध्ययन करेंगे तो इसमें दर्शन के अंतर्गत भौगोलिक चिंतन, भूमि और मानव अंतर प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और विधि तंत्र और तकनीक में सामान्य और संगणक आधारित मानचित्रण, परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण और इन विधियों का अध्ययन तथा भू सूचना विज्ञान जैसे GIS, GPS आदि का अध्ययन किया जाता है।
दोस्तों ये वर्गीकरण क्या है? ये भूगोल के शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है और भूगोल को इसी ढांचे में पढ़ाया जाता है। देखिए, इसके अलावा कभी-कभी इस विषय की बाध्यता ये है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र और नई तकनीक के साथ अग्रसर होता है। अब मानचित्र में परिवर्तन हो गया है और तकनीकी ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता दे दी है। पहले ये काम मैनुअल होता था, अब तकनीकी पर आधारित हो गया है, जैसे भूगोलिक संरचना तंत्र, वैश्विक स्थिति तंत्र यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये बिल्कुल सही स्थिति का ज्ञान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों आइए अब जानते हैं भौतिक भूगोल और इसका महत्व क्या है। तो जो ये हमारी बुक है, हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और इसमें ये दिखाया है, ये दिखाना है, या अध्ययन का ये विषय है कि इसमें हम भूमंडल यानी भू आकृतियाँ, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, तत्व और मौसम, जलवायु, तापक्रम, जलमंडल यानी समुद्र, झीलें, जलमंडल, और जैव मंडल यानी जीव के स्वरूप, मानव और अन्य जो जीव जंतु हैं उनके बारे में अध्ययन यहाँ पे शामिल है। मिट्टी मृदा निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है और वे मूल, चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया और समय काल पर निर्भर करती है। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है और मृदा पार्श्विका यानी प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए ये सभी तत्व महत्वपूर्ण हैं और भू आकृतियाँ वे आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। पठारों पर वन और खनिज संपदा विकसित होती है। पर्वत, चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार और निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घर, प्रकार, भोजन, वस्त्र को प्रभावित करते हैं। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन, कुछ उद्योगों आदि पर प्रभाव डालता है और मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को मॉडिफाई कर देती है, जैसे एयर कंडीशनर, वायु शीतक इत्यादि। दोस्तों तापमान और वर्षा, वनों का घनत्व, घास प्रदेशों की गुणवत्ता को निश्चित करते हैं। जैसे भारत में मानसूनी वर्षा कृषि प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक स्तर यानी एक्वाफायर को पुनरावेशित करती है। और इसके अलावा हम संसाधनों के भंडार, समुद्र का अध्ययन करते हैं। यह मछली और अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से संपन्न होती है। दोस्तों भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड, जिनको कि नाड्यूल्स कहा जाता है, उसको एकत्र करने की तकनीकी विकसित कर ली है और मृदा के एक नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन जो है बन सकता है। और अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित और संस्कृति से प्रेरित होती है। इसके अलावा दोस्तों मृदा जो है पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक पर्यावरण और मानव के मध्य संबंधों को समझना जरूरी है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है और मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। इसके अलावा वर्तमान में तकनीकी का उद्भव हुआ है। तकनीकी के प्रसार से, उसकी सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न किया है। इसलिए सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान बहुत ही जरूरी है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। दोस्तों भूगोल क्या है, इसको हम दो विचारकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है, रिचर्ड हार्टशोर्न का कथन है। और भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये अल्फ्रेड हैटनर की दी गई परिभाषा है। तो दोस्तों ये था आज का अध्याय 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला अध्याय, और यहाँ से हम भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपने मोटे तौर पर ये जाना कि भूगोल क्या है, भूगोल किस प्रकार से एक अंतर संबंधित और अंतर विषयक विषय है, और भूगोल और अन्य सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से संबंधित हैं, भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या हैं, और भौतिक भूगोल और इसका महत्व क्या है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो प्रारंभिक या सामान्य जानकारी के लिए था। इसके बाद हम विभिन्न अध्यायों को आगे के चैप्टर में कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें